आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता के प्रकार उनके संदर्भ में रहेगा। मान्यता मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है, तथ्यहीन मान्यता यानी डी फैक्टो और एक विधि मान्यता डी जोर। राज्यों के अभ्यास से ये प्रतीत होता है कि राज्य बहुधा प्रथम चरण में विधि मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी है। वह प्रथम चरण में तथ्य मान्यता प्रदान करते हैं और जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि जिस राज्य को उन्होंने मान्यता प्रदान की है वह अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ है, तो वह बाद में उसे विधि मान्यता प्रदान कर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी राज्य मान्यता जो देता है या जो अभ्यास का मतलब जो जैसे उदाहरण रहे हैं पीछे प्रैक्टिस रही है, तो उसमें ये प्रतीत हुआ है कि राज्य वास्तव में अधिकांशतः प्रथम चरण में विधि मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। दो प्रकार बताए थे, तथ्य मान्यता डी फैक्टो, डी जुरे विधि मान्यता। तो प्रथम चरण में वो तथ्य मान्यता प्रदान करते हैं और जब उनको लगता है कि जो उन्होंने मान्यता प्रदान की है वह अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ है, तो वह बाद में उसे विधि मान्यता प्रदान कर देते हैं। अब ये तथ्य मान्यता और विधि मान्यताएं एक्चुअल में हैं क्या, तो इनका थोड़ा सा हम विस्तार से थोड़ा सा विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डी फैक्टो यानी तथ्य मान्यता। स्वार्जनबर्गर प्रोफेसर जो हुए हैं उन्होंने कहा कि जब कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता को देने में देर करना चाहता है, पूर्ण विधि मान्यता एक तरह से पूर्ण मान्यता ही होती है, वो उसका अंतिम चरण होता है। तो कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता देने में देर करना चाहता है तो वो प्रथम चरण में तथ्य मान्यता प्रदान करता है। तथ्य मान्यता को देने का मुख्य कारण ये होता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के बारे में संदेह होता है कि वह स्थायी है अथवा नहीं है, और वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इच्छुक है, योग्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। इसके अतिरिक्त कई बार ये कारण ये भी हो जाता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाला राज्य अपनी प्रमुख समस्याओं को तय करने से इनकार कर दे। तो तथ्य मान्यता से तात्पर्य ये है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाला राज्य वास्तव में मान्यता के आवश्यक गुण रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माने जाने का अधिकारी है, परंतु विधि मान्यता के प्रभाव तथ्य मान्यता से कहीं अधिक होते हैं। ओपेनहाइम कहते हैं, तथ्य मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है, परंतु उसमें अभी यथेष्ट स्थापित नहीं आया है तथा उसमें अभी मान्यता के कुछ गुण जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य की कमी है। हम उदाहरण की बात करें तो रूस की सरकार को अमेरिका तथा अन्य देशों ने कई वर्षों तक विधि मान्यता प्रदान नहीं की, क्योंकि उनके मत से रूस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य की कमी है। इसी आधार पर चीन को भी बहुत से देशों ने काफ़ी वर्षों तक केवल तथ्य मान्यता प्रदान की थी। यहाँ लाटरपेट कहते हैं, तथ्य मान्यता देने वाले राज्य की ये इच्छा प्रकट होती है कि वह बिना राजनयिक संबंध स्थापित किए मान्यता दिए जाने वाले राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कहा जाता है कि तथ्य मान्यता अंतरिम यानी प्रोविजनल होती है और यदि कुछ समय के अंदर मान्यता के दूसरे तथ्यों की पूर्ति नहीं हो जाती है तो वह ये भी वापस हो सकती है, परंतु ये बात पूर्णतया उचित नहीं होती है। तथ्य मान्यता तभी प्रदान की जाती है जब नए राज्य में राष्ट्रत्व के गुण आ जाते हैं। जब तक ऐसे राज्य में राष्ट्रत्व के गुण रहते हैं मान्यता की वापसी विधि में अर्थहीन है। जैसे सब कहते हैं, तथ्य मान्यता शब्दों का प्रयोग आपत्तिजनक है तथा ये राज्यों के उस अभ्यास के समान है जिसमें स्थापित राज्य बिना राजनयिक संबंध स्थापित किए नए राज्य को मान्यता प्रदान कर देते हैं। तो ये बात तो हुई तथ्य मान्यता की। अब हम बात करते हैं विधि मान्यता की। डी जुरे विधि मान्यता तब प्रदान की जाती है जबकि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के अनुसार मान्यता दिए जाने वाला राज्य या उसकी सरकार में मान्यता के सभी आवश्यक गुण होते हैं
तथा वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य बनने के योग्य होता है। ब्रिटेन में विधि मान्यता प्रदान किए जाने के पहले निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों का होना आवश्यक है। प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं ये बात। कौन से तथ्य होने? स्थायित्व होना चाहिए। दूसरा, राज्य की सरकार को वहाँ की जनता का सामान्य समर्थन होना चाहिए। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य होना चाहिए, यानी स्थायित्व हो, जनता का सामान्य समर्थन हो वहाँ की सरकार को, और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने की उसमें इच्छा हो और उसमें सामर्थ्य भी हो। विधि मान्यता अंतिम मान्यता होती है तथा एक बार दिए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये ध्यान रखें, विधि मान्यता अंतिम मान्यता होती है तथा एक बार दिए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। विधि मान्यता के लिए आवश्यक है कि व्यक्त रूप से ये घोषणा की जाए और राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जाए। तो ये दो मान्यता हो गई, मान्यता के दो प्रकार हो गए। एक तो तथ्य मान्यता जो प्रारंभ में दी जाती है, वो सारी जांच पड़ताल होने के बाद उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इसमें इच्छा है, सामर्थ्य भी है, ये सारी चीज़ें होने के बाद विधि मान्यता दी जाती है। और विधि मान्यता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंतिम होती है और एक बार दिए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब हम छोटी सी ये बात करें कि तथ्य मान्यता और विधि मान्यता में अंतर क्या है। तो वैसे तो इन परिभाषाओं से अंतर स्पष्ट हो गया है, फिर भी हम इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। तथ्य मान्यता की प्रकृति अंतरिम हो सकती है, अंतरिम यानी प्रोविजनल, एक तरह से अस्थायी मानो आप, तथा शर्तों पर आधारित होती है। दूसरी ओर विधि मान्यता पूर्ण है तथा बिना शर्त की होती है। जहाँ तक मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक विधायनी तथा अन्य कार्यों का संबंध है, न्यायालय तथ्य तथा विधि मान्यताओं में कोई अंतर नहीं मानते हैं। दो प्रकार की मान्यता के अंतर का सार यह है कि विधि मान्यता पूर्ण प्रकार की मान्यता है, जबकि तथ्य मान्यता में कुछ कमियां रहती हैं जिसमें अंतरिम आधार पर वर्तमान वास्तविकताओं का ध्यान रखा जाता है। तो ये एक मतलब इनमें तथ्य मान्यता और विधि मान्यता में एक प्रकार का अंतर हो गया। और इसके बाद में राज्य प्रतिरोध की जो मान्यता है उसको हम अगले भाग में समझने का प्रयास करते हैं। राज्य प्रतिरोध की मान्यता है या युद्धमान की मान्यता है, इनके क्या प्रभाव हैं, वो हमारा आगे का विषय रहेगा।